ये प्रश्न है कि किसकी सहायता से, वेग समय ग्राफ की सहायता से, वेग समय ग्राफ की एक समान दर से त्वरित, एक समान दर से त्वरित किसी वस्तु के, एक समान दर से त्वरित किसी वस्तु की गति के कारण, एक समान दर से त्वरित किसी वस्तु के वेग एवं समय के ग्राफ की सहायता से गति के समीकरणों को स्थापित कीजिए। हम एक प्रश्न का को सॉल्व कर रहे हैं कि वेग और एक समान वेग, एक समान त्वरण से, एक समान त्वरण से त्वरित, एक समान त्वरण से त्वरित किसी वस्तु या कण के वेग व समय ग्राफ की सहायता से गति के समीकरण को स्थापित कीजिए। गति के समीकरण पहला v इज इक्वल टू यू प्लस ई टी, गति का दूसरा समीकरण चली गई दूरी के लिए, चली गई दूरी u एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहां पर यह जानना भी जरूरी कि v अंतिम वेग है गति के कारण, t समय में प्राप्त अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण और t समय है, जबकि s t समय में चली गई कुल दूरी। ये किसके किसके बीच संबंध हुआ, प्रारंभिक अंतिम वेग एवं त्वरण और समय के बीच। ये किसके बीच हुआ, t समय में चली गई दूरी s, प्रारंभिक वेग u समय और त्वरण समय। इसमें किसको गायब कर दिया उन्होंने, अंतिम वेग v नहीं है। माने कुल 5 चर राशियां हैं, एक प्रारंभिक वेग, दूसरा अंतिम वेग, तीसरा त्वरण, चौथा समय, पांचवा चली गई कुल दूरी। तो 5 में से 4 को उठा के पहला संबंध बनाया अंतिम वेग, और यहां पर चली गई दूरी को गायब कर दिया। दूसरे में चली गई दूरी, प्रारंभिक वेग, समय, त्वरण और समय को उठा के उसने क्या किया, यहां पर अंतिम वेग को अलग कर दिया। तीसरा उन्होंने गति का समीकरण है जो किसके किसके बीच में है, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, त्वरण और चली गई दूरी, किसको गायब कर दिया, समय से कोई वास्ता नहीं। यदि समय न मालूम हो तो अलग अलग गति के समीकरणों का प्रयोग करना होता। अब उन्होंने कहा जो प्रश्न से ही हम उत्तर उठाते हैं, वो कह रहा है कि एक समान दर से, एक समान दर से या एक समान रूप से त्वरित किसी वस्तु, एक समान दर से त्वरित किसी वस्तु के वेग और समय, वेग और समय के ग्राफ की सहायता से गति के समीकरण स्थापित कीजिए। और गति के समीकरण के लिए हमें 5 चीजों की आवश्यकता होगी। किसकी किसकी, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग 2, चली गई दूरी 3, त्वरण 4, समय 5, और ग्राफ किसके बीच में है, वेग और समय के बीच में। तो हमने कहा कि मान लेते हैं एक वस्तु प्रारंभिक वेग u एवं एक समान त्वरण a से गतिमान है। माना कि एक वस्तु, एक गतिशील वस्तु प्रारंभिक वेग u एवं एक समान त्वरण a से गतिमान है, जो t समय के उपरांत, जिसका t समय के उपरांत अंतिम वेग v हो जाता है। अब कितनी राशियां हो गई, 4 हो गई। यदि t समय में इसके द्वारा तय की गई दूरी, इसके द्वारा चली गई दूरी या तय की गई दूरी s हो, चली गई दूरी या तय की गई दूरी s हो, t समय में इसके द्वारा चली गई दूरी s हो, तो v की ग्राफ से, तो समय और वेग के ग्राफ से। फिर से सुन लो, 5 राशियां हैं, पांचों को हमें बताना है कि माना कि एक गतिमान वस्तु, माना कि एक गतिमान वस्तु प्रारंभिक वेग u एवं एक समान त्वरण a से गतिमान है। हमारा जिसका हमें बीटी ग्राफ खींचना है, जिस वस्तु का हमें बीटी ग्राफ खींचना, हम कह रहे हैं कि हमने मान लिया कि वो वस्तु u वेग एवं एक समान त्वरण a से गतिमान है। t समय के उपरांत, t समय के उपरांत इसका अंतिम वेग, चूंकि त्वरित हो रही है a त्वरण से, तो हर सेकंड में उसका त्वरण a से बढ़ते जा रहा है, तो हमने कहा वेग बढ़ेगा। तो हमने कहा कि भाई t समय के उपरांत इसका अंतिम वेग v हो जाता है, t समय के उपरांत इसका अंतिम वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है।
जबकि यदि t समय में इसके कण के द्वारा, गतिमान वस्तु के द्वारा चली गई कुल दूरी या तय की गई कुल दूरी s हो, तो वेग समय ग्राफ से, वेग समय का ग्राफ अच्छे से याद करो। दूसरी स्थिति, जब कोई वस्तु एक समान त्वरण से त्वरित हो और जिसका कुछ प्रारंभिक वेग हो, तो वो एक ऐसी सरल रेखा से व्यक्त होता है जो कि समय अक्ष के साथ कुछ झुकाव रखती है, समय अक्ष के साथ कुछ झुकाव रखती है। और मैंने कहा था कि जो झुकाव है, जो स्लोप है, जो झुकाव है, वो टेन थीटा के बराबर होता है और टेन थीटा लंब बटे आधार होता है। और झुकाव किसके लंब बटे आधार, तो यहां पर लंब की स्थिति में कौन है, वेग में परिवर्तन, और आधार की स्थिति में क्या है, समय में परिवर्तन। अर्थात झुकाव या टेन थीटा बराबर होगा वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। और वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल क्या होता है, इसे ही हम त्वरण कहते हैं। समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो यहां पर झुकाव, वेग समय के ग्राफ में झुकाव किसको व्यक्त करता है, झुकाव के द्वारा त्वरण की अभिव्यक्ति होती है, त्वरण को व्यक्त किया जाता है। तो ये हमने पहले थ्योरी लिख दी, उसके बाद हमने एक ग्राफ बनाया, जो ग्राफ बना रहा था हमने, ये हमारा टाइम अक्ष हो गई, ये क्या है, हमारी टाइम की अक्ष, समय की अक्ष हो गई t, और ये हो गई वेग। x अक्ष पे हमने समय को लिया और y अक्ष पे वेग v को ले लिया, क्योंकि समय स्वतंत्र, समय चलता रहेगा, वेग परिवर्तनशील है। अब हमने कहा था प्रारंभिक वेग u है, तो जब हम ग्राफ बनाएंगे तो पहले से प्रारंभिक वेग u है, माने y अक्ष पर पहले से कुछ मान है, वहां से कण शुरू हो रहा है, जीरो नहीं है प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग कितना है, यदि जीरो होता तो यहां से शुरू होती रेखा, वीटी ग्राफ कहां से शुरू होता, मूल बिंदु से शुरू होता, लेकिन इसका प्रारंभिक वेग u है, तो ये पॉइंट ए से शुरू हुआ, यहां तक की दूरी किससे होगी, u वेग से हुई। अब ये a त्वरण से गतिमान है, तो ये a से b तक पहुंचा, तो ये वीटी ग्राफ हो गया। अब b को हमने यहां से मिलाया, तो ये अंतिम वेग, हमने कहा ये एक, हमने दो ऊर्ध्वाधर लंब खींचे, एक x अक्ष पे, एक y अक्ष पे, ये तो हमने कहा t समय के उपरांत इसका वेग अंतिम वेग भी हो जाता है। तो ये यहां से मूल बिंदु से आखिरी तक इसका वेग कितना होगा, इसके मान कितना होगा वेग का ग्राफ पर, v, और b कितने समय में पहुंचा, t पे, तो o से e तक, क्या ये e है, थोड़ा छोटा है तो स्पष्ट दिख नहीं रहा होगा, ये क्या है, e है। तो o से e तक जो है चलने में कुल समय t लगा। अब हमें पहला समीकरण किसके बीच में निकालना है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो हम इसको शुरू करेंगे त्वरण से, और त्वरण, इसके पास दो ही चीज होती है, एक झुकाव और दूसरा इसके द्वारा वीटी ग्राफ के द्वारा घेरा गया क्षेत्र। तो हमने कहा कि हम जानते हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं कि त्वरण a इज इक्वल टू, त्वरण a इज इक्वल टू वीटी ग्राफ का झुकाव, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ या वीटी ग्राफ का झुकाव। अब वीटी ग्राफ का झुकाव यहां देखो, ये हो गई थीटा, वीटी ग्राफ का झुकाव कौन है, थीटा। ये एक्स अक्ष की समांतर रेखा एडी है, इसके साथ ही थीटा को बनाना, तो इसका झुकाव वीटी ग्राफ का झुकाव कितना है, थीटा। तो टेन थीटा बराबर, टेन थीटा जो कि ए से व्यक्त होता है, झुकाव को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो एक समान त्वरण ए बराबर क्या हो जाएगा, बीडी अपान एडी, डीबी अपान एडी या बीडी अपान एडी नोट कर सकते हैं। अब चूंकि डीबी की वैल्यू हमें नहीं मालूम, अच्छा यहाँ पर एक और चीज इसके पहले कि अब हम मान रख लें, तो ओ से ए तक की वैल्यू यू है, और ये एक्स अक्ष की समांतर रेखा है कौन, एडी, एक्स अक्ष की समांतर खींची गई रेखा है। तो एक्स अक्ष के समांतर खींची गई रेखा एडी और ओई के बीच, एक्स अक्ष के बीच की जो दूरियां होंगी वो समान होंगी, अर्थात ओ से ए तक की दूरी और ई से बी तक की दूरी एक बराबर होंगी, ओ ए इक्वल टू ई डी। और यहां पर मान कितना है, यू है, तो इसका मान हो गया यू। इसी तरह से आपका ओ से सी तक की दूरी वेग बी को प्रदर्शित कर रही है, तो ओसी और बीई दोनों बराबर होंगी, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी है। तो ओसी बराबर बीई बराबर अंतिम वेग बी। अब बच गया आपका ओई, ओ से ई और ए से डी दोनों समान दूरियां हैं, तो ओ से ई
और ये एक्स अक्ष पे है जो कि चली गई समय को निरूपित करती है। तो ओ ई इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू टी। तो ये हमने इस ग्राफ में जो दूरियां हैं किस कौन कौन सी चीजें हमने मानी है और वो कितनी है हमने नोट कर लिया। अब आए हम जानते हैं कि वीटी ग्राफ में त्वरण बराबर वीटी ग्राफ का झुकाव होता है और वीटी ग्राफ का झुकाव बराबर हम जानते हैं कि लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, ये जो थीटा बन रहा है उसमें त्रिभुज ए बी डी में देखो तो लंब कितना है बी डी और आधार कितना है ए डी। तो बी डी अपान ए डी। अब बी डी का मान हमें नहीं मालूम है, बी डी का डायरेक्ट मान हमें नहीं मालूम है, लेकिन बी से ई तक का मान हमने कहा कि बी के बराबर है, अंतिम वेग बी के बराबर है। और डी से ई तक का मान ए ओ के बराबर है अर्थात यू है। तो हम बी डी को क्या लिख सकते हैं, बी से ई तक की दूरी ऋण डी से ई तक की दूरी। तो बी से ई तक की दूरी ऋण डी से ई तक की दूरी और ए डी तो हमें मालूम है, ए डी कितना टाइम है और बी बराबर है बी बराबर ई डी या बी बराबर बी डी बराबर यू। तो ए इज इक्वल टू बी माइनस यू अपान टी। फिर यह गुणा कर दें तो क्या हो गया ए टी बराबर बी माइनस यू। पक्षांतर कर दिया हमने, बी को यहीं रहने दिया और यू को इस तरफ ले गए तो यू हो गया धन। तो बी इज इक्वल टू यू प्लस ई टी। ये पहला समीकरण मिल गया। ये किसमें, बी यू ए और टी के बीच संबंध है। अब हमें जो है डिस्टेंस निकालनी है ट्रेवल की। टी टाइम में क्षैतिज दूरी कितनी, क्षैतिज दूरी कितना विस्थापन हुआ। टी टाइम में विस्थापन कहना चाहिए, क्षैतिज दूरी भी नहीं कि राशि। विस्थापन किस पे होगा, एक्स अक्ष पे ही होगा। विस्थापन एक्स अक्ष पे होगा। मूल यहां पर थी, ए पर थी, अब वस्तु डी पे पहुंच गई तो इसका विस्थापन कितना हुआ, ए से डी हुआ। ए से बी विस्थापन नहीं हुआ, ए से डी तक का क्षैतिज विस्थापन हुआ। तो हम कह रहे हैं, जब हमने कहा कि माना कि टी समय में वस्तु के द्वारा चली गई दूरी ऐसे, वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है ऐसे। और वीटी ग्राफ के द्वारा समय अक्ष के साथ, वीटी ग्राफ के द्वारा समय अक्ष के साथ जो क्षेत्र घेरा जाता है, वीटी ग्राफ एवं समय अक्ष के बीच घेरा गया क्षेत्र के क्षेत्रफल, घेरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल चली गई दूरी को व्यक्त करता है। टी समय में चली गई वस्तु द्वारा टी समय में चली गई कुल दूरी, वस्तु द्वारा टी समय में चली गई कुल दूरी किसके बराबर होती है, वीटी ग्राफ और समय अक्ष के बीच घेरे गए क्षेत्र के क्षेत्रफल के बराबर होती है। अब हम क्या कह रहे हैं कि यहां त्वरण हमें एस के साथ संबंध स्थापित करना है। फिर से हमने लिया चूंकि हम त्वरण बराबर जानते हैं डीबी अपान ए डी होता है, त्वरण बराबर डीबी अपान ए डी। तो डीबी का हम एक मान और निकाल सकते हैं, डीबी ए डी का मान हमें मालूम है टी होता है, त्वरण का मान ए है, हमने त्वरण ए त्वरण से त्वरित है और त्वरण किसके बराबर होता है, बीटी ग्राफ के झुकाव के बराबर। बीटी ग्राफ का झुकाव कितना है, डीबी अपान ए डी, जहां ए डी टोटल टाइम है और डीबी क्या है, उतने समय में वेग का परिवर्तन। तो उतने समय में वेग का परिवर्तन डीबी बराबर हमने लिखा कि डीबी इज इक्वल टू तिर्यक ए इक्वल टू डीबी अपान ए डी और ए डी का मान टी है। इसलिए डीबी का एक मान हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू टी के रूप में। यहां हमने वेग के बीच संबंध स्थापित किया था, अब हमें किसके बीच में संबंध स्थापित करना, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, माने त्वरण और प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग का यहाँ कोई रोल नहीं है। इसलिए हमने डीबी को अंतिम वेग के रूप में नहीं लिखना है, इसलिए हमने किस रूप में निकाला, त्वरण के रूप में। तो डीबी का मान आया ए इंटू टी। ये वैसे भी वेग में परिवर्तन है, डीबी क्या है, ए से बी तक, डी से बी तक वेग में परिवर्तन को व्यक्त कर रहा है। डी से बी में वेग में परिवर्तन, और वेग में परिवर्तन बराबर क्या होता है, त्वरण गुणित समय। तो त्वरण गुणित समय ए गुणित टी हो गया। अब पुनः टी समय में चली गई कुल दूरी, चूंकि बीटी ग्राफ में टी समय में तय की गई दूरी बीटी ग्राफ एवं समय अक्ष के बीच घेरे गए कुल क्षेत्र के क्षेत्रफल के बराबर होती है। ये मैं ग्राफ में समझा चुका हूं, कुल घेरे गए कुल क्षेत्र के क्षेत्रफल के बराबर होती है। तो यहां पर बीटी टी समय में चली गई वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी बराबर
बराबर ओ ए बी डी समलंब चतुर्भुज ओ ए बी ई के द्वारा घेरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल। वेग समय आरेख, वेग समय ग्राफ एवं समय अक्ष के द्वारा घेरा गया कुल क्षेत्रफल उसके द्वारा टी समय में चली गई दूरी को व्यक्त करता है। इसलिए हमने कहा टी समय में चली गई कुल दूरी अर्थात एस बराबर वीटी ग्राफ ए बी एवं समय अक्ष के बीच घेरा गया कुल क्षेत्रफल, जो एक क्या बना हुआ समलंब चतुर्भुज ओ ए बी ई, समलंब चतुर्भुज ओ ए बी ई का कुल क्षेत्रफल। ठीक है, ट्रेपेजियम बोलते हैं इंग्लिश में समलंब चतुर्भुज को। अब हमने लिख दिया। अब यहां पर हमें संबंध किसके बीच में स्थापित करना है, यू के बीच में, टी के बीच में। तो हमने कहा कि भाई देखो यहां पर जो है ये जो समलंब चतुर्भुज है वो दो क्षेत्रों का क्षेत्रफल के योग के बराबर है। एक हमें देख रहे हैं ओ ए डी ई, एक आयत है, इसमें हमें ओ ए का मान यू मालूम है, ओ ई का मान टी मालूम है, माने हम इस आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब एक आयत हो गया ओ ए डी ई और दूसरा हो गया ए बी डी, एक त्रिभुज हो गया। यदि हम त्रिभुज के क्षेत्रफल और आयत के क्षेत्रफल को जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, समलंब चतुर्भुज ओ ए बी ई का क्षेत्रफल। तो हमने समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल को दो क्षेत्रों के क्षेत्रफल में विभक्त कर दिया। एक आयत का क्षेत्रफल ओ ए डी ई धन त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल ओ ए डी ई और त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बी डी। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो ओ ए आपकी लंबाई हो गई और ओ ई चौड़ाई हो गई, तो ओ ए गुणित ए डी, माने आयत का क्षेत्रफल ओ ए डी बराबर ओ ए इंटू ओ ई प्लस, और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। ये क्या है, संपूर्ण त्रिभुज है, तो इसमें आधार 1/2 आधार हो गया एडी और ऊंचाई कितनी हो गई बीडी, तो 1/2 एडी गुणित बीडी, 1/2 एडी गुणित बीडी। अब हम इनके मान रख दें। ओए का मान जो है, ओए का मान तो यू है और ओई का मान है टी, ओए का मान यू और ओई का मान टी, तो ये तो बन गया एस इक्वल टू यू टी, यू इंटू टी प्लस हाफ एडी जो है वो किसके बराबर है, एडी इज इक्वल टू टाइम टी। तो एडी का मान भी हमने 1/2 टी लिख दिया। लेकिन जो बीडी है, बीडी को हमने यहां पर अंतिम वेग के रूप में ना लिखकर त्वरण के रूप में निकाला है, बीडी बराबर ए इंटू टी। तो बीडी का ये मान रख दिया ए इंटू टी। तो बीडी बराबर अपने को ए इंटू टी रखने पर समीकरण, द्वितीय समीकरण गति का मिला एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। किसी गतिमान कण के द्वारा जो कि प्रारंभिक वेग यू से गतिमान हो एवं एक समान त्वरण ए से त्वरित हो टी समय में चली गई कुल दूरी एस इज इक्वल टू यू इंटू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं तीसरे में भी एस का उपयोग किया गया है। मतलब यदि एस का उपयोग किया गया है तो चली गई दूरी का संबंध, और चली गई तय की गई दूरी कण के द्वारा, गतिमान कण के द्वारा चली गई दूरी या तय की गई दूरी के लिए हमें, यदि त्वरण की बात कर रहा है तो हम ग्राफ के झुकाव पे जाएंगे, ग्राफ के झुकाव tan थीटा पर जाएंगे। लेकिन यदि चली गई दूरी की बात कर रहा है, चली गई दूरी का संबंध निकालना है तो बीटी ग्राफ के द्वारा घेरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे। हमने कहा चूंकि हम जानते हैं डिस्टेंस ट्रेवल टी समय में कण के द्वारा चली गई, टी समय में कण के द्वारा चली गई कुल दूरी बराबर बीटी ग्राफ एवं समय अक्ष के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो अर्थात टी समय में चली गई दूरी बराबर ओ ए बी ई, समलंब चतुर्भुज ओ ए बी ई का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। अब यहां पर एस माने v और u के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करना, v और u के बीच संबंध बनाना, v u s के बीच संबंध बनाना है। तो हमने कहा
ठीक है, तो यहां पर डायरेक्ट समान मतलब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणित समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। तो यहां पर समलंब चतुर्भुज में समांतर भुजाएं कौन सी? OA और B समांतर भुजाएं हैं। OA और B क्या है? समांतर भुजाएं। तो OA धन BE 1/2। अब इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या जाएगा? और दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी OE है। तो समलंब चतुर्भुज OAB का BE का क्षेत्रफल हो गया 1/2 OA धन EB इंटू OE। ये हो गया समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। यहां हम दो भागों में त्रिभुज के समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल को नहीं बांट रहे, बल्कि क्या किया हमने? इसको पूरे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा दिया। तो 1/2 OA धन B गुणित OE। अब हम चाहते क्या है कि ये OA और B, OA तो U है, हम जान रहे हैं OA क्या है? U है, और B है B। चलो B के और U के बीच संबंध तो स्थापित करना है। B क्या है? U B, और माने यहां पर जो OA और B लिए U प्लस B, यहां तो आ रहा है U प्लस B, लेकिन OE ये समय जो है, OE हम T ले रहे थे, अब OE को हम किस में बदलना चाहिए? क्योंकि यहां पर हमें V² U² चाहिए, तो हमें OE को समय को वेग के संबंध में बदलना चाह रहे हैं हम। तो OE जो है आपका, ये जो OE समय है, OE हमने त्वरण बराबर लिया कि चूंकि त्वरण A बराबर VT ग्राफ का झुकाव, त्वरण A बराबर VT ग्राफ का, त्वरण को क्या किया हमने? त्वरण बराबर B माने VT ग्राफ, वेग और समय ग्राफ का झुकाव, जो कि किसके बराबर है? BD अपान AD। तो DB अपान DA, ये क्या हो गया? DB अपान DA। तो ये DB अपान DA। अब DB को हम क्या लिख सकते हैं? वो प्लस में है, तो DB को हम लिख सकते हैं BE में से यदि हम DE को घटा दें, कितने में से? B से E तक की दूरी में से यदि DE को हम घटा दें तो हमें क्या मिलेगा? BD। तो DB को हमने क्या लिख लिया? इस DB को हमने लिखा BE माइनस ED। तो DB को हमने नोट कर दिया B माइनस DE। और DA क्या है? ये जो DA है आपका D से A किसके बराबर है? O से E के बराबर है। हमें निकालना OE का मान था, तो हमने त्वरण बराबर लिया, त्वरण के बराबर DB अपान DA, और DA को हमने लिख दिया OE। अब A बराबर B माइनस DE अपान OE का मान निकालना, OE का तिर्यक गुणा कर दिया हमने। हम वेग और त्वरण के बीच संबंध निकाल के T को किस रूप में लिख रहे हैं? OE मतलब T है, T को हम UVT के रिलेशन में नोट कर रहे हैं। तो OE इक्वल टू तिर्यक गुणा करने पे BE माइनस DE अपान E। OE का मान कितना आ गया? इस OE का मान हमने UV और A में निकाला, UV और A में निकाला, क्योंकि उसमें T का संबंध नहीं है, हम T का उपयोग नहीं कर सकते थे, इसलिए हम T को किस में बदल रहे हैं? T के मान को बदल रहे हैं हम UV और A में। प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग और त्वरण में हम कह रहे हैं कि प्रारंभिक वेग का अंतर बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। वेग में परिवर्तन बटे त्वरण कैंसिल करोगे तुम्हें मिलेगा समय। वेग में परिवर्तन बटे त्वरण मिलेगा समय। तो OE का मान हमने यहां रख दिया B माइनस DE अपान A। अब देखो नीचे क्या हो गया? 2A। तो 2A को तिर्यक गुणा कर दिया, ये हो गया 2AS, और यहां बच गया BE प्लस DE, और ये बच गया BE माइनस DE। तो सूत्र लग गया A प्लस B इंटू A माइनस B, A प्लस B इंटू A माइनस B, तो A² माइनस B², तो BE² माइनस DE²। अब चूंकि BE कितने के बराबर है? B से E तक की दूरी y अक्ष पर किसके बराबर है? अंतिम वेग v के बराबर। तो B को हमने B लिख दिया B², और DE, ये DE OA के बराबर है, इसका मान है U, तो U² आ गया हमारा सूत्र। V² पक्षांतर कर दिए, U² को इधर, तो V² बराबर U² प्लस 2AS। ये गति के तीनों समीकरण हमने वेग समय ग्राफ की सहायता से लिखा।
अब आप लोग इसको सुनेंगे, ये लिखा हुआ है, इसकी जगह थोड़ी सी हिंदी कर लेंगे। हिंदी वालों को जो मैं समझा रहा हूं उसी से लिखना है, देख देख के। ट्रांसलेट तो कर नहीं सकते, लेकिन जहां इंग्लिश लिखी है वहां जो समझाया है उन हिंदी शब्दों का प्रयोग करके आप लोग लिख लेंगे। ओके।